कैसे हो यूट्यूब वासियों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को जी रहे होंगे। ठीक है। तो आज का जो बेसिकली हमारा क्लास होगा वो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ओशन के बारे में। ठीक है। एंड ये होगा कि जो ओशन के जो टेम्परेचर होते हैं वो उससे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पर उससे पहले, उसको जानने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके पहले मैंने ओशन का पार्ट 1 का क्लास ले लिया है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 की क्लास को नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 की क्लास को देख लें, देन ये पार्ट 2 जो है ओशन का वो आप देख लीजिएगा। ठीक है। और सबसे पहले उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। ठीक है। और जो भी हमारा तरफ से जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा बिहार सुपर टेट को लेके, तो वो आप नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हम आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने कहाँ तक देखा था कि जो सी रिलीफ होते हैं, ठीक है, ओशन की जो रिलीफ होती है वो कहाँ से बनते हैं और कौन कौन से रिलीफ होते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को मिड ओशनिक रेंज, ट्रेंच, सी माउंट, ये सब के बारे में बताया था। एंड मैंने आप लोगों को फिर बोला था कि ये जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर ऑफ ओशियन एंड सैलिनिटी के बारे में। तो आज बेसिकली यही दो टॉपिक होगा आपका ओशियन को लेके पार्ट 2 में। इससे आपका फिर पार्ट 2 कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स कि पूरा ओशियन चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट करवा दिया जाएगा। सो विदाउट डोंट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर ऑफ ओशियन। कौन कौन से फैक्टर टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं, ओशियन के टेम्परेचर को। आप कहीं कहीं देखोगे ना कि कहीं पे ओशियन का जो टेम्परेचर है वो वार्म है, कहीं पे वो ठंडा है। ये चीज़ आप अपने घर में फील करते होगे। लाइक कि अगर आप लोग के घर में छत पे पानी की टंकी लगी हुई होगी तो आप उसके ऊपर वाले सरफेस को टच करोगे ना तो वो आपको गर्म लगेगा। ठीक है। बट जैसे आप अपने हाथ को और अंदर डालोगे ना, ठीक है, तो वहाँ का जो पानी का जो टेम्परेचर रहेगा ना वो आपको उतने वार्म नहीं लगेंगे, वो कोल्ड होंगे थोड़े। ठीक है। तो इसी कई फैक्टर पे ये भी काम करता है हमारा ओशियन वाला। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो हमारे ओशियन के टेम्परेचर को अफेक्ट करता है वो है हमारा लैटिट्यूड। ये सब आप याद रखना। ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ ओशियन इज जनरली वार्मर नियर द इक्वेटर। नियर द इक्वेटर कहने का मतलब क्या है? ठीक है। लैटिट्यूड को तो हम लोग जानते हैं कि मान लो कि ये अर्थ है। ठीक है। तो ये हमारा लैटिट्यूड होगा, ये हम लोगों ने अपने फर्स्ट क्लास में ही किया था। और यहाँ पे ये जो इक्वेटर है हमारा, लैटिट्यूड भी क्या है, हमारा इक्वेटर है। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा सन की रोशनी पड़ती है, सन का हीट, सन का सबसे ज़्यादा एनर्जी वहीं पे लगता है। ठीक है। तो उसी को ये यहाँ पे डिस्कस कर रहा है कि जो भी ओशियन, ठीक है, इक्वेटर के नज़दीक में रहेंगे या इक्वेटर के पास रहेंगे तो वहाँ के ओशियन का जो टेम्परेचर होगा ना वो हाई होगा। कैसे हाई होगा? क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा सन की रोशनी पड़ेगी। ठीक है। एंड कोल्डर नियर द पोल। और इसमें फिर क्या कहा कि जो पोल की तरफ के जो भी ओशियन रहेंगे वो कोल्ड रहेंगे। ठीक है। वो ठंडे रहेंगे क्योंकि वहाँ पे सूर्य की रोशनी उतनी नहीं पड़ती है, ड्यू टू डिफरेंस इन सोलर रेडिएशन एंड एटॉमिक सर्कुलेशन। जो मैंने आपको बता दिया, लाइन मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। आप इस फिगर में देख सकते हो, ये जो रेड जोन है ना ये वाला, ठीक है, आई होप कि आपको दिख रहा हो। हाँ, चल, ये जो देखो, ये जो रेड जोन है ना, ये देखो तो अब ये आप इक्वेटर के पास है। ठीक है। तो यहाँ के जो भी ओशन होंगे ना वो सारे के टेम्परेचर क्या होगा, वार्म होगा। फिर जैसे जैसे आप इसके इक्वेटर के ऊपर या नीचे जाओगे, ठीक है, इस पोर्शन पे, फिर इस पोर्शन पे, तो यहाँ पे जो ओशन सूरज की जो रोशनी है ना वो कम होती है। ठीक है। उसके वहाँ पे रेडिएशन कम जाता है, तो धीरे धीरे वहाँ की जो टेम्परेचर होगी ओशन की वो स्लो होती जाएगी। ठीक है। और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वो कोल्डर होते जाएगा ओशन हमारा। ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे धीरे धीरे सन की रोशनी का जो इफेक्ट है ना वो कम होता है। तो ये हमने देख लिया लैटिट्यूड एक फैक्टर। नाउ मूव टू द सेकंड फैक्टर, वो है सीजनल वेरिएशन। ये क्या है सीजनल वेरिएशन? चलो देख लेते हैं। द ओशन टेम्परेचर कैन वेरी सीजनली। सीजनली भी ओशन का टेम्परेचर जो है वो वेरी करते हैं विथ वार्मर टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर एंड कोल्डर टेम्परेचर ड्यूरिंग द विंटर, स्पेशली इन द रीजन क्लोजर टू द सोल। ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, सीजनल के वेरिएशन के अकॉर्डिंग जो है पानी का भी जो टेम्परेचर है वो चेंज होता है। लाइक कि आप मान के चलो, ठीक है, आप लोग गंगा जी के पास हो। ठीक है। समर के टाइम में क्या होता है ना, उसका पानी गुनगुना आपको लगेगा, जब धूप हो जाएगा ना वो पानी आपको गुनगुना लगेगा। पर ठंड के टाइम में अगर आप जाते हो पानी के पास, उसका टेम्परेचर कोल्ड रहेगा। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है, पूरा एटमॉस्फेयर जो आपकी ओस से ये सबसे घिरा रहता है। ठीक है। सूरज होते नहीं है, तो जिस कारण से यहाँ पे बोला जा रहा है कि सीजनल जो है ना
वो भी इफेक्ट करता है सीजन ओशन के टेम्परेचर को, ठीक है। नाउ थर्ड फैक्टर है हमारा डेप्थ। द टेम्परेचर ऑफ द ओशन ऑल्सो वेरी विद द डेप्थ, with warmer temperature near the surface and colder temperature deeper in the water। ऐसा क्यों कह रहा है? मान लो कि ये वाटर रिवर है, ठीक है, या ओशियन है, यहाँ पे सूरज की रोशनी इस पे पड़ी, तो सूरज की रोशनी कहाँ पे पड़ेगी? जो सी सरफेस है उस पर रोशनी पड़ रही है, ठीक है, तो ये पोर्शन तो वार्म हो जाएगा, पेनिट्रेट करके चलो यहाँ तक सूरज की हीट पहुँच गई, ठीक है, तो यहाँ तक का जो वाटर है ना वो थोड़ा वार्म रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे की डेप्थ में जाओगे तो वैसे वैसे जो सूरज की रोशनी है वो तो इसे पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, ठीक है, वहाँ तक तो हीट पहुँचेगा नहीं, तो धीरे धीरे ना आपको ये जो पानी है ना वो कोल्डर मिलने लगेगा, ठीक है, वो ठंडा होगा। तो ये इस तरीके से जो डेप्थ का फैक्टर है ना वो अफेक्ट करता है टेम्परेचर को, ठीक है, ओशियन में। नाउ फोर्थ, करंट। Ocean current can transport warm or cold water above long distance, affecting the temperature of the surrounding water। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? ओशन क्या होता है? ओशन करंट एक लहर होता है, जब वही लहर का जो स्पीड है वो बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसे हम लोग ओशन करंट बोल देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, जो वार्म या कोल्ड करंट होता है ना उसी विंड के कारण, ठीक है, जब विंड की स्पीड थोड़ी तेज हो जाती है तो लहर जो है ना ओशन में कुछ ज़्यादा बनने लगते हैं, ठीक है, ज़्यादा ऊंचे ऊंचे आपको लहर देखने को मिलेगी, तो उससे हम बोलते हैं करंट। वो करंट क्या करता है ना, जो भी वार्म वाटर और कोल्ड वाटर रहता है उसे वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करवा देता है, ठीक है, हवा के माध्यम से, जिसके कारण जो है टेम्परेचर अफेक्ट होता है। लाइक कि अगर वार्म ओशन का वाटर है वो ट्रैवल कर लिया लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, और किसी कोल्ड वाटर में जाके वो मिल जाता है, तो वो उस पानी को क्या करेगा, उसके टेम्परेचर को थोड़ा हाई कर देगा, अप कर देगा। लाइक कैसे, घर की आप एग्जांपल ले लो, आपसे घर में कोई मांगता हो कि बेटा तुम मेरे लिए गर्म पानी कर दो, ठीक है, या फिर आप तुम मेरे लिए गुनगुना पानी कर दो, आप क्या करते हो ना, पानी आपने चढ़ा दिया चूल्हे पे और छोड़ दिया उसे। हुआ क्या कि वो बहुत ज़्यादा बॉयल हो गया, वो एकदम गर्म हो गया, ठीक है, आपने पानी को खौला दिया, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं खौला दिया पानी को, ठीक है। अब आपने उस पर हाथ से चेक किया, आपने क्या लगा ये तो गुनगुना नहीं है ना, आप क्या करते हो उसमें, आप उसमें ठंडे पानी को मिक्स करते हो। सेम काम करंट भी करता है हमारे ओशियन में, जो वार्म वाटर रहता है ना वो कोल्ड वाटर में जाके मिल जाता है, ठीक है, जिस कारण से वो उस पानी का जो टेम्परेचर है उसको थोड़ा हाई कर देता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया हो, क्योंकि ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है, आप सभी ने ये एग्जाम्पल कभी ना कभी अपने लाइफ में किया होगा, ठीक है, हुआ ये सबके घर में ये होता है, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट क्या है, warm current such as Gulf Stream carry warm water from topic of higher latitude, while cold current such as Labrador current carry cold water from polar region to lower latitude। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हायर लैटिट्यूड एंड लोअर लैटिट्यूड किसको कहते हैं। ये मान लो अर्थ है, ठीक, ये अर्थ का इक्वेटर है जिसे हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री। अब आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे इसकी डिग्री क्या होगी, हाई होती जाएगी, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 10 डिग्री ऐसे करके ये बढ़ते जाएगा, यहाँ पे आ गया 90 डिग्री। तो यहाँ से ऊपर की तरफ जब आप जाते हो ना तो इसे हम लोग कहते हैं हायर लैटिट्यूड, या फिर नीचे की तरफ भी अगर आप देखो तो सेम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करते करते ये 90 डिग्री तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों साइड में जब आप जाते हैं तो इसे कहते हैं हायर लैटिट्यूड, और जब जब आप इस साइड से नीचे की तरफ आते हो ना तो आपकी लैटिट्यूड को डिक्रीज होते रहता है, पर डिग्री जो है ना कम होता है, तो इसे हम कहते हैं लोअर लैटिट्यूड की तरफ जाना। तो इसमें क्या कह रहा है, वार्म वाटर सच एस गल्फ स्ट्रीम कैरी वार्म वाटर फ्रॉम ट्रॉपिक टू हायर लैटिट्यूड। तो यहाँ से जो गल्फ स्ट्रीम है ना, गल्फ स्ट्रीम वो हायर लैटिट्यूड की तरफ वार्म वाटर को लेकर जाता है, एंड लेब्राडोर करंट जो है वो कोल्ड वाटर को पोलर के साइड से लोअर लैटिट्यूड में लाता है, मीन्स इक्वेटर के साइड लाता है, ट्रॉपिक के साइड वो लाता है। कैसे, एक बार हम ये देख, ये आपको तो पता है करंट के थ्रू हवा चलती है बहुत तेज, तो उससे ज़्यादा लहरें उठती है, वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करता है, जिस कारण से पानी जो है ना ट्रैवल कर लेता है डिस्टेंस, ठीक है, उसके थ्रू वो लोग पानी का टेम्परेचर जो है ना कम बेसी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये हमारा इक्वेटर, एक मिनट देखो, ये हमारा इक्वेटर है, यहाँ से, ठीक है, इस टॉपिक से गल्फ स्ट्रीम चला, ठीक है, करंट के थ्रू, ठीक है, ओशन करंट के थ्रू, एंड ये इस साइड में जा रहा है, हायर लैटिट्यूड में जा रहा है, मीन्स कि पोल के साइड जा रहा है। तो वार्म वाटर किस साइड जा रहा है, पोल के साइड, हमारे ओशन का टेम्परेचर क्या है, कोल्ड।
तो यहाँ से वार्म वाटर अगर कोल्ड वाटर की तरफ सफ़र करता है, कोल्ड वाटर की तरफ वो जाता है, अग्रसर होता है, बढ़ता है, तो क्या होता है, ठंडे पानी में गर्म पानी मिक्स हो जाता है, जिसके कारण जो ठंडा पानी होता है उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है। ठीक है। और उसी तरीके से अगर हम लेब्राडोर करंट की देखें, करंट को देखें, ये देखो यहाँ पे अमेरिका है ना, अमेरिका के साइड से ये लेब्राडोर करंट आता है। ठीक है। पोल के साइड से ये आ रहा है। ये किस साइड में बढ़ रहा है, ये हमारा बढ़ रहा है ट्रॉपिक साइड में, इक्वेटर के पास आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये यहाँ से ठंडे पानी को, ठंडे ओशन के पानी को जो गर्म ओशन के पानी है उसमें मिक्स करता है। तो मान लो कि ये गर्म पानी है, गर्म पानी में अगर हम ठंडे पानी को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ओशन करंट है वो अफेक्ट करता है ओशन के टेम्परेचर को। ठीक है। आपको इस फिगर के माध्यम से समझ में आ रहा होगा, अदरवाइज आप इसे जूम करके देखो। ठीक है। आप इसे जूम करके देखना, आपको समझ में आएगा। फिगर को 1 मिनट पॉज करके 1 या 2 मिनट के लिए आप देखो, सब आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे इस फिगर में आप देखो, ट्रॉपिक साइड से, ठीक है, जो गल्फ स्ट्रीम गर्म पानी को लेके जा रहा है पोलर रीजन साइड में। ठीक है। लेके जा रहा है पोलर रीजन साइड में, ठंडे पानी में मिक्स कर रहा है। वहीं लेब्राडोर करंट को हम देखते हैं तो वो क्या करता है, ठंडे पानी को लेके कहाँ आ रहा है, ट्रॉपिक साइड में आ रहा है, मीन्स गर्म ओशन के पास लेकर आ रहा है। ठीक है ना। 5th पॉइंट, विंड। विंड समझो तो विंड का ही बड़ा रूप आप करंट मान सकते हो। ठीक है। विंड, विंड को, ठीक है, विंड जो है ना, समझो तो विंड अगर तेज हो जाता है ना तो उसी को हम लोग करंट बोलते हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है। जहाँ पे मैंने आप लोगों को ओशन करंट बताया। अब देखते हैं कि विंड जो है वो कैसे अफेक्ट करता है टेम्परेचर को। विंड कैन काउज सरफेस वाटर टू मिक्स विथ डीपर वाटर। ये क्या होता है ना, सरफेस वाटर को, ठीक है, सरफेस वाटर, जैसे कि ये मान लो कि ओशन का सरफेस है। ठीक है। धूप पड़ने से ये तो गर्म हो गया, ठीक है, सरफेस। जब विंड चला ना तो जो इसके अंदर की जो पानी है ना वो तो गर्म नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि जो सन है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाया उतने अंदर तक पानी को। ठीक है। वाटर को पेनिट्रेट नहीं कर पाया, तो अंदर का पानी जो है ना वो कोल्ड रह जाता है, एंड सरफेस वाटर जो है ना वो वार्म हो जाता है ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। ठीक है। बट जैसे ही विंड चलता है, जैसे ही हवा चलती है ना, तो ये पानी में अब उथल पुथल होता है, और जो सरफेस वाटर है वो मिक्स कर जाता है, अप्स एंड डाउन हो जाता है, डीपर वाटर से वो मिक्स कर जाता है, जिस कारण से जो ओशन का टेम्परेचर है वो अफेक्ट हो जाता है। ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, विंड कैन काउज सरफेस वाटर टू मिक्स विथ डीपर वाटर अफेक्टिंग द टेम्परेचर ऑफ द ओशन। ठीक है। स्ट्रॉन्ग विंड कैन ऑल्सो कॉज अपवेलिंग विच ब्रिंग कोल्डर वाटर फ्रॉम डीपर डेप्थ अप टू द सर्फेस। सेम चीज़ है, स्ट्रॉन्ग विंड हुआ तो फिर वो अपहीलिंग व्हीलिंग हुआ, उथल पुथल हुई, जो नीचे वाले जो सर्फेस का पानी है ना वो अब ऊपर आ गया, ऊपर वाला पानी वो नीचे चला गया, मिक्स हो गया। सिंपल इस कहने का मतलब ये है। तो विंड, ठीक है, हम लोगों ने विंड भी देख लिया। अब हम लोग चलते हैं सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन से क्या कहना है, the amount of solar radiation that reaches the ocean surface can affect its temperature. Cloud cover and atmospheric particle can also affect the amount of radiation that reaches the ocean. इसके बारे में जैसे कि अभी तक मैंने आपको जितने भी यहाँ पे आपको बताए हुए, ठीक है, ये देखो, चाहे मैंने आपको लैटिट्यूड बताया हो, कहीं ना कहीं मैंने आपको इसमें सोलर के रेडिएशन के बारे में बताया कि सन का रेडिएशन कहाँ तक जा रहा है। सीजनल में भी मैंने आपको बताया कि सन की जो लाइट है वो समर के टाइम पे ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम लोग इक्वेटर के पास चले जाते हैं, तो वहाँ पे समर के टाइम में जो सन का हीट है वो ज़्यादा पड़ता है। ठीक है। विंटर के टाइम में सन की हीट कम आती है, तो वहाँ का टेम्परेचर कोल्डर होता है। डेप्थ में भी मैंने आपको सन के बारे में बताया। ठीक है। करंट में भी मैंने आपको सन के बारे में बताया। ठीक है। उसके बाद विंड के बारे में मैंने आपको सन के बारे में बताया कि सरफेस वाटर गर्म हो जाता है। सबको मिला के समझो तो सबका जो बेस है ना वो यही है, सोलर रेडिएशन। ठीक है। जो कि सोलर रेडिएशन जो हमारे ओशन के सरफेस पे जो है वहाँ पे रिच करते हैं, एंड हमारे जो ओशन है उसके टेम्परेचर को अफेक्ट करता है। ठीक है। सिंपली इसके कहने का मतलब यही था, ये सबका बेस है सोलर रेडिएशन, जो मैंने आपको, बाकी जो भी मैंने आपको 5 फैक्टर बताए उन सारे से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। ठीक है। अच्छा, आपको एक बात मैं बताऊं, यहाँ पे स्पेस हो तो चलो यहाँ पे देख लो आप। ये वर्टिकल है। ठीक है। जैसे जैसे आप पानी के अंदर जाओगे, ठीक है, टेम्परेचर मेरा डिक्रीज होगा। ठीक है। टेम्परेचर मेरा डिक्रीज होगा,
और जैसे जैसे आप पानी से ऊपर आओगे ना, वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। आप लोग इसे समझ भी सकते हो, अगर आप लोग सोचोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे, और मैंने ये आपको सारा एक्सप्लेन भी कर दिया है। नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आप लोगों को ना एक फिगर दिया है जिसमें मैंने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को एंड साउदर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड किया है। इसमें देखो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, सबसे ज़्यादा कॉन्टिनेंट आपको देखने को मिलेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, लैंड मास जो है ना सबसे ज़्यादा है, किस साइड में ज़्यादा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो ये जो लैंड मास है ना, ये तो पानी कंप्रेशन जल्दी गर्म हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये अफेक्ट करता है पानी को भी। ठीक है, जो ओशन वाटर है ना, ओशन वाटर, ठीक है, ये अफेक्ट होते हैं लैंडमास के द्वारा। ठीक है, और अगर आप साउदर्न रीजन में देखो, साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पे जो कॉन्टिनेंट है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम है, मिनिमल है, और यहाँ पे ओशन की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो यहाँ का जो ओशन है इसे भी थोड़ा बहुत अफेक्ट कर पाएंगे लैंड मास। तो जहाँ पे लैंड मास ज़्यादा है ना, उस साइड का पानी का जो टेम्परेचर होता है ना वो हाई होता है। क्यों? क्योंकि लैंड मास जो है ना वहाँ के ओशन को अफेक्ट कर देता है। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो सिर्फ पानी ही पानी है, बहुत कम आपको यहाँ पे कॉन्टिनेंट देखने को मिलेंगे, तो ये ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाता है पानी के ऊपर। ठीक है, लैंड मास जो है ना यहाँ के पानी के ऊपर अफेक्ट ज़्यादा नहीं कर पाता है। ठीक है, नाउ अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। आज का ये जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सैलिनिटी के बारे में। ठीक है, द सैलिनिटी ऑफ ओशियन रिफर टू द कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट एंड अदर मिनरल इन सी वाटर। सैलिनिटी जो है ओशियन का, बेसिकली उसके कहने का मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब ये है ना कि वाटर में जो हमारा सॉल्ट डिजॉल्व है वो कितना डिजॉल्व है, उसके थ्रू हम कहीं ना कहीं पता करते हैं सैलिनिटी को। ठीक है, सैलिनिटी से बेसिकली जो हमारा मतलब हुआ वो यही निकलता है। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशियन इज अराउंड 35 पार्ट पर 1000, जिसे हम लोग पीपीटी बोलते हैं। ठीक है, अब ये 35 पार्ट पर 1000 बोलने का मतलब क्या हुआ, which means that every 1 liter of sea water there are approximately 35 ग्राम of dissolved salts and mineral। मीन्स कि अगर हम 1 लीटर ओशन वाटर लेते हैं, ठीक है, सी वाटर लेते हैं, तो उसमें हमें जो है ना अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 35 ग्राम सॉल्ट और अदर मिनरल डिजॉल्व मिलेंगे। ठीक है, ये एवरेज है हमारे ओशन की सैलिनिटी का। 1 लीटर पानी में 35 जो है ना 35%, ठीक है, 35 ग्राम वो है हमारा सॉल्ट और अदर मिनरल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये सैलिनिटी को कैसे अफेक्ट किया जाता है। दिस सैलिनिटी ऑफ ओशियन कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर इंक्लूडिंग। तो कुछ फैक्टर हैं जो सैलिनिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जो सबसे पहला हमारा है वो क्या है, इवापोरेशन। When seawater evaporate, it leave behind the dissolved salt and mineral, increase the salinity of the remaining water। ये कैसे, ये देखो, एक मिनट आप मुझे, चलो यहाँ पे ही देख लेते हैं। ये मान लो ओशियन है, ठीक है, यहाँ से कुछ पानी आया, ठीक है, नदी से कुछ पानी आया यहाँ पे बह के। अब जब नदी से यहाँ पे पानी बह के आ रहा है ओशियन में, तो ये इसके साथ तो कुछ मिनरल भी होंगे, कुछ सेडिमेंट्स होंगे, ठीक है, कुछ फॉसिल्स होंगे, तो वो सारा क्या करेगा ना हमारे ओशियन में आके, वो हमारे ओशियन में आके यहाँ पे जमा हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही सूरज की रोशनी इस पे पड़ेगी तो क्या होगा, ये जो वाटर और सेडिमेंट्स दोनों आए थे ना, ठीक है, वाटर और सेडिमेंट्स दोनों आए थे, पर वाटर क्या होगा ना वो सन की गर्मी से इवापोरेट हो जाएगा, पर जो सेडिमेंट्स थे, जो सेडिमेंट्स फॉसिल्स ये सब आए थे, वो सब क्या हो जाएगा, वो सब ओशन में रह जाएंगे, रिमेनिंग रह जाएंगे। वो सब तो इवापोरेट नहीं करेंगे, सिर्फ इवापोरेट हमारा क्या करेगा, वाटर इवापोरेट करेगा। तो इससे जो हमारा वाटर है वो इवापोरेट कर गया, बट सेडिमेंट सारे हमारे नीचे बैठ गए। ठीक है, और ये प्रोसेस ना सालों से, मिलियन सालों से चलता आ रहा है। ठीक है, इस कारण से क्या हो रहा है ना, जो सैलिनिटी है इसी तरह से इफेक्ट कर रही है ओशन के सैलिनिटी को। कहीं पे कुछ ज़्यादा सेडिमेंट्स बैठ गए हैं तो वहाँ की सैलिनिटी ज़्यादा होगी, कहीं जो अभी जो हाल फिलहाल में, मतलब कि कुछ साल पहले, कुछ साल मेरे बोलने का मतलब है 100 साल, ठीक है, हज़ारों साल पहले जो है ना, वहाँ पे मान लो कुछ सेडिमेंट्स कुछ कम जमे होंगे, ठीक है, तो वहाँ की सैलिनिटी थोड़ी कम होगी। इस तरीके से जो है सैलिनिटी इवोपरेशन जो है सैलिनिटी को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की। व्हेन
रेन फॉल्स एवव over the ocean, it dilute the sea water and decrease its salinity. ठीक है, एंड डिक्रीज इट्स सैलिनिटी। अब मान लो कि ये ओशियन है, ठीक है, उसमें सैलिनिटी है। अब जैसे ही उस पर बारिश की बूंदें पड़ती है ना, जब बारिश होता है ओशियन में, तो क्या होता है, उसकी सैलिनिटी जो है ना वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। लाइक कैसे आप समझोगे इसको? तो मान लो कि आपने एक गिलास पानी लिया, ठीक है, उसमें आपने 2 चम्मच नमक ले लिया और उसे मिला लिया, घोल बना लिया, ठीक है। अब आप उसे टेस्ट करो, आपको उसमें नमकीन पता चलेगा। फिर आपने क्या किया ना, उसी पानी में एक गिलास और पानी मिला दिया, ठीक है, और उसे मिक्स किया। देन अब अगर आप उसे टेस्ट करते हो ना, तो उसमें जो आपको नमक की मात्रा है ना, वो फिर पहले वाले से कम लगेगी। क्यों? क्योंकि आपने उसमें पानी तो मिला दिया है, बट आपने उसमें नमक नहीं दिया है। तो इसी तरीके से जो आपने अलग से पानी मिलाया, आप उसे समझ लो वो हमारा रेन है। जो पहले से ग्लास में पानी था, नमक मिलाया, वो हमारा ओशियन था। जैसे ही रेन की जो बूंदे हैं, ठीक है, जब बारिश ओशियन पे होती है, तो उसमें क्या होता है, वाटर की जो लेवल होती है ना, वो बढ़ जाती है, ठीक है। वाटर ज़्यादा हो जाता है एंड सैलिनिटी इस कारण से उसमें कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाती है हमारी ओशियन में, ठीक है। तो ये हमारा 2 फैक्टर था जो हम लोगों ने अभी देखा। नाउ अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड फैक्टर पे, रन ऑफ। When fresh water from river and stream flow into the ocean, it can dilute the sea water and lower its salinity. अब सेम चीज़ जो पहले ऊपर से बारिश बन के आ रही थी, ठीक है, वो सैलिनिटी को डिक्रीज करी थी, वही अब बारिश बन के नहीं आके किसी नदी के माध्यम से आया, ठीक है, और ओशियन में जाके मिक्स हो गया, तो उससे भी हमारी सैलिनिटी जो है वो इफेक्ट हो गई, सैलिनिटी जो है हमारा कम हो गया, ठीक है। नाउ sea ice formation. When sea water freeze to form sea ice, the salt is excluded from the ice crystal, leading to an increase in salinity of the surrounding water. अब मान लो कि कहीं पे सी में देखोगे आप, ओशियन में अगर आप देखोगे ना, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बर्फ का आपको पहाड़ देखने को मिलेगा, ठीक है। उसका बेस्ट एग्जांपल है टाइटेनिक, जो कि टकरा गया था एंड वो डूब गया था, ठीक है। उससे क्या होता है ना, मान लो कि ये ओशियन है, ठीक है, ये ओशियन है, ठंड के कारण अब वहाँ पे ना सी आइस जम रहा है, ठीक है। सी आइस जमने के कारण होगा, ये पानी से ही जमेगा, ठीक है, बट इस पानी में जो भी सैलिनिटी हमारा होगा, इसको जमने के लिए सैलिनिटी को रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, रिलीज करना पड़ेगा। तो उसने उस सॉल्ट को ना छोड़ दिया, अलग कर दिया, और पानी से जो है ना एक सी आइस, एक बर्फ का जो पहाड़ है ना, वो बन गया। तो उस बर्फ के पहाड़ बनने में जितना भी सॉल्ट हमारा रिलीज हुआ, जो भी हमारे सॉल्ट को छोड़ा, वो क्या हो गया, वो जो रेस्ट ऑफ द पानी था, ठीक है, ओशियन का, उसमें जाकर वो मिक्स कर गया। इससे क्या हुआ कि जो हमारा सैलिनिटी था ओशियन का, वाटर का, वो क्या हो गया, वो इंक्रीज कर गया, ठीक है। ये हो गया हमारा 4th पॉइंट। नाउ 5 पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, ओशियन सर्कुलेशन। Ocean current can transport water with different salinity over long distance, affecting the overall salinity of different region of the ocean. सेम वही चीज, अगर ओशियन करंट के माध्यम से वाटर एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करके जाता है, तो समझो तो इस वाटर की जहाँ से ट्रैवल कर रहा है, वहाँ की सैलिनिटी जो दूसरे वाटर में मिलेगी, तो उससे सैलिनिटी को थोड़ा इंक्रीज करेगी, नहीं तो डिक्रीज करेगी। लाइक कैसे, अभी हम लोगों ने ना पीछे पीछे एक हम लोगों ने फिगर देखा था, जहाँ पे गल्फ स्ट्रीम ट्रॉपिक से पोलर रीजन के साइड बह रहा था, ठीक है। तो वो क्या करेगा ना, वो यहाँ की सैलिनिटी को जो है ना, पोलर रीजन के साइड जो ओशियन है ना, वो वहाँ पे मिक्स करेगा। इससे क्या होगा कि यहाँ का जो भी इफेक्ट होगा ना, जो भी सैलिनिटी होगा, उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा, ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आपसे जो है कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी यहाँ पे, मैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा सैलिनिटी कहाँ पे है, ये है आपकी सबसे ज़्यादा जो है लेक वैन में। ये लेक वैन कहाँ पे है, ये है टर्की में। यहाँ की सैलिनिटी कितना है, 330 ppt, ठीक है, पार्ट पर 1000, ठीक है। मतलब कि 1 लीटर पानी में ना 330 ग्राम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सॉल्ट, ठीक है। सबसे ज़्यादा सैलिनिटी यहाँ पे ही। उसके बाद आप लोग देखोगे डेड सी के बारे में तो आप सभी जानते होगे,
कि कोई वहाँ पे डूबता नहीं है, ठीक है। इसका कितना है 238 पीपीटी। एंड इसके बाद अगर आप देखोगे तो एक है पर ग्रेट सॉल्ट लेक, ठीक है। इसकी जो पीपीटी है वो है 220, ठीक है। 220 इसकी पीपीटी है पार्ट पर 1000, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखने थे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो वो आप मुझे कमेंट में इन्फॉर्म कर देना, तो मैं इसे टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। और इसी तरीके के वीडियो को अपने पास लाने के लिए, ठीक है, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको अभी बिहार सुपर टेट 2023 की कोर्स करवाई जा रही है, जिसमें आपके सोशल साइंस एंड साइंस दोनों भी करवाया जा रहा है। इसके बाद के जो सब्जेक्ट होंगे इस टॉपिक के एंड होने के बाद, इस सब्जेक्ट के खत्म होने के बाद आपको करवाए जाएंगे। तो इसी तरीके के वीडियो से बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारे ग्रुप को आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है वो हम लोग आपसे साझा करते हैं, आपसे शेयर करते हैं, ठीक है। मिलते हैं अब हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।